उपस्थिति में तुम्हारे कक्ष में प्रवेश मिला। तुम तो मुझे भूल ही गए। बहुत बुरी बात है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मगध के राजा का नाटक करते करते तुम अपनी वास्तविकता भूल गए। भूल गए कि मैं तुम्हारी पहली पत्नी सुनंदा। मैं तब से तुम्हारी पत्नी हूँ जब तुम एक छोटे से तांबे के सिक्के के लिए लोगों की दाढ़ियां बनाया करते थे, उनके सामने सर झुकाए खड़े रहा करते थे जैसे अभी खड़े हो। मैं वही पत्नी हूँ जो समय समय पर आकर तुम्हें तुम्हारी पहचान का स्मरण करवाती हूँ। महापद्मानंद, मगध का राजा देखते हैं ना सब तुम में। पर जानते हो मैं क्या देखती हूँ? हाथों में उस्तरा लिए हुए लोगों के केश कतरता नापित नंद। परंतु तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने विवश जो कर दिया। अब ऐसा भी क्या है कि मेरी सौतेली पुत्री का विवाह हो और मुझे आमंत्रण तक ना भेजा जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं युद्ध में फंसा थी तुम्हें। मुझे अवंतिका समझ रखा है। इसी भांति मीठी मीठी बातें करके उसे फुसलाया था ना। उसे उसी के पति को धोखा दिलवा कर मरवा दिया। और मैं अवंतिका नहीं हूँ, इसलिए ऐसी मीठी मीठी वाणी का जादू चलाने का प्रयास मुझ पे मत करो। महाराज, मुझे आपसे आवश्यक बात करनी थी। अवंतिका, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हम बस तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुम्हारे त्याग की, तुम्हारी महानता की। आओ बैठो। महारानी अवंतिका, बैठो बैठो बैठो। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि किसी को अपनी सौत से मिलकर अच्छा लगा। इस नापित ने इस महल में अपने लिए बहुत सी स्त्रियां छिपा रखी होंगी ना। उनसे भी मिलकर तुम इतनी ही प्रसन्न होती हो जैसे मुझसे मिलकर। अच्छा छोड़ो, एक बात सच सच बताना, कहीं इसने तुमसे ज्यादा युवा और सुंदर स्त्री के लिए तुम्हें दरकिनार तो नहीं किया जैसे तुम्हारे लिए मुझे कर दिया? कैसे विचित्र बात है ना। एक स्त्री से ये इतना डरता है और दूसरी को इतना डरा कर रखता है। कहीं पर नापित नंद दिखता है तो कहीं महापद्मानंद। जानती हो ये मुझसे इतना डरता क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे मेरे पति को तो छीन लिया, लेकिन मेरा स्थान कभी नहीं पा सकी। खैर, गहरे शव को उठाने से क्या लाभ? मनुष्य को हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए, और वर्तमान कहता है कि मेरी सौतेली पुत्री का विवाह होने वाला है, मुझे उसे आशीर्वाद देना चाहिए। कहाँ है नंदिनी? वो तलवारबाजी कर रही है। अच्छा, किससे सीखा? अपने पिता से। नापित, तुम अस्त्र चलाना छोड़कर तलवारबाजी सीख गए। बड़ी खुशी की बात है। खैर, मेरे तो विश्राम का समय हो गया, मैं चली विश्राम करने। डरो मत, मैं यहाँ तुम दोनों के बीच थोड़ी ना सोने वाली हूँ। अरे भाई, इतना बड़ा राजमहल है, इतने बड़े से राजमहल में मेरे लिए एक कक्ष तो हो ही सकता है। क्यों नापित? इतना तो कर ही सकते हो ना तुम मेरे लिए। बस स्मरण रहे कि मेरा कक्ष शेष सभी कक्षों से बड़ा होना चाहिए। अवंतिका, तुमको चुनने के लिए अपना कक्ष इसे दे दो। अब अवंतिका को ये तो समझना पड़ेगा ना नापित, उसका स्थान दूसरा है। पहला स्थान मेरा और दूसरा हमेशा पहले के बाद आता है। हमारी पूरी सेना को मगध की स्त्री सेना ने घेर लिया है। हम यहाँ मगध से लड़ने और जीतने के लिए आए थे।
अब यहाँ मगध अकेला नहीं है जिसका हमें सामना करना है, और अब भी तुम पीछे नहीं हटे तो मारे जाओगे। सब युद्ध भूमि छोड़कर वापस लौटो। इतना बड़ा प्रयास, विजय के इतने निकट था, फिर मैं हार कैसे गया? अर्थात तुमने अपनी हार स्वीकार भी कर ली। तो फिर मैं क्या करूं आचार्य? हमारे बरसों का प्रशिक्षण, हमारी बरसों की योजना, हमारे बरसों का परिश्रम, आपकी आशा, मेरे सैनिकों का विश्वास, हमारा सपना मगध जीतने का सब मिट्टी में मिल गया। हमें युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा, तो इसका अर्थ क्या है आचार्य? योद्धा वो नहीं चंद्र जो एक हार से हार जाए। योद्धा वो होता है जो हर हार से सीखे और हर सीख से जीते। विलाप किसी समस्या का समाधान नहीं होता है चंद्र। राजा का गुण है लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सुख में, दुख में एक सा भाव रखे। तो यदि तुम्हें सम्राट बनना है तो तुम्हें अपने हर भाव पर विजय पानी होगी। अपनी हार को हार नहीं हथियार समझोगे तो विजय मिलेगी। तैयार हो जाओ चंद्र, हम हारे अवश्य हैं, परंतु हमारे अंदर जीत की आशा अभी भी जीवित है। जब भी मैं अपनी इस खुली शिखा को देखता हूं तो मुझे मेरा वो अपमान याद आता है। वो अपमान और एक खुली शिखा मुझे प्रतिशोध के लिए उकसाते हैं, सोने नहीं देते। हर पल हर क्षण यही कहते हैं कि उठो, लड़ो। समय ना रोने का है और ना सोने का, समय है लड़ने का, बदलाव लाने का। बदलाव जो हम दोनों मिलकर ला सकते हैं। अपने घाव को कभी भरने मत देना चंद्र, क्योंकि घाव के भरने के साथ साथ हम उसे पाने का कारण भी भूल जाते हैं। इस घाव की पीड़ा जीवित रखना चंद्र, क्योंकि ये पीड़ा ही तुम्हें अंतिम विजय के सुख तक ले जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य। तो मैं प्रण लेता हूं कि मैं इस घाव को तब तक नहीं भरने दूंगा जब तक मैं मगध पर जीत नहीं पा लेता। अद्भुत राजकुमारी, अद्भुत। कुमार, आप कब आए? बड़ी बात यह है कि ठीक समय पे है, ताकि हम आपके असाधारण युद्ध शैली का प्रदर्शन देख पाए। अब तक तो हम आपके सुंदरता और श्रृंगार से आकर्षित थे, परंतु अब हमारा आकर्षण आदर में बदल गया है। आदर आपके युद्ध कौशल का। रुकिए राजकुमारी, क्या आप हमें अवसर नहीं देंगी? मैं समझी नहीं। हम आपसे द्वंद्व करने का सम्मान चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि मगध की राजकुमारी केवल अभ्यास करना जानती है या अपने कौशल का उपयोग युद्ध क्षेत्र में भी करना जानती है। ये प्रश्न केवल मेरे कौशल का नहीं बल्कि मेरी गुरु की शिक्षा पर भी है, जो मेरे पिता महाराज हैं। आपको अवसर अवश्य मिलेगा कुमार।
आशा करती हूँ कि मेरे इस छोटे से प्रदर्शन से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि मगध की स्त्रियां श्रृंगार के साथ साथ प्रहार में भी सक्षम हैं। आपके इस घाव के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। ये मेरी पुत्री का प्रहार है। कितना अंतर है इसमें पिता महाराज में। घाव पर औषधि लगा देती हूँ कुमार। तुम्हें क्या लगता है एक स्त्री की दी हुई चोट से हमें पीड़ा होगी? जाओ यहाँ से एकांत। इतना दुस्साहस कि पर्वतन बने केतु को घाव दिया इसने। बहुत अभिमान है इसे अपने पिता की दी हुई शिक्षा पर। मैं तोड़ूंगा ये अभिमान। बम काट कर पिंजरे में बंद कर दूंगा मैं इस स्वतंत्र चिड़िया को। इस अभिमानी को दासी बनाकर अपने तलवों के नीचे कुचल नहीं दिया तो मेरा नाम पर्वतन बने केतु नहीं। महापद्मानंद जी, हमारे कुल में स्त्रियां ना तो युद्ध करती हैं ना ही शास्त्रार्थ। हमें सूचना मिली है कि आप स्वयं अपनी पुत्री कुमारी नंदिनी को युद्ध की शिक्षा दे रहे हैं। सगाई के पहले हमारी शर्त है कि आपको कुमारी नंदिनी की ये शिक्षा रोकनी होगी। आप क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। ये हमारा अंतिम निर्णय है। आपको अपनी पुत्री और हमारी होने वाली बहू की युद्ध की शिक्षा रोकनी होगी। किंतु नंदिनी के जीवन का अभिन्न अंग है। नंदिनी विद्या बचपन से सीख रही है। हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं महाराज, और सच कहें हमें उनके प्रशिक्षण से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कुल की परंपरा का निर्वाह भी तो हम नहीं कर सकते। और हमारे कुल की परंपरा है कि स्त्रियां पर्दे के पीछे रहकर घर संभालती हैं, रणभूमि में अश्व की लगाम नहीं। मैं समझ सकता हूँ, किंतु नंदिनी का प्रशिक्षण पूर्ण होने में बस कुछ और समय है। मुझे उतना ही समय चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ महापद्मानंद जी। मैं अपने कुल की रीत और परंपरा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। यदि पर्वतक राज्य में ये बात फैल गई तो वहाँ के निवासी राजनंदिनियों को भी स्वीकार नहीं करेंगे। महापद्मानंद जी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अपने लिए नहीं, आपकी बेटी और हमारी होने वाली बहू के लिए कर रहा हूँ। उचित कहा आपने। और मगध को आपकी ये शर्त स्वीकार है। किसने कहा था तुम्हें बीच में बोलने के लिए? तुमने क्यों स्वीकार की ये शर्त? मेरी पुत्री के लिए उचित अनुचित का निर्णय मैं लेता हूँ। तुम होती कौन हो उसके लिए निर्णय लेने वाले? बार बार एक ही प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। कितनी बार स्मरण करवाऊं कि मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ। और सच तो यह है कि तुमने अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। पर निकल रहे हैं उसके। अरे युद्ध कला की क्या आवश्यकता है? और वैसे भी एक लड़की को इतनी छूट देना उचित नहीं अवंतिका। वो मेरी बेटी है, उसके लिए क्या अच्छा होगा क्या नहीं वो तुम ना ही बताओ तो अच्छा होगा। और आप एक ही रात में उसके अधिकार छीनने को तैयार हो गए। आप जानते हैं उसकी पुस्तकें उसके अस्त्रों से कितने प्रिय हैं। कैसे छीन सकते हैं आप उसे? और आपने शर्त मानी क्यों? क्योंकि यह शर्त उचित है अवंतिका।
समय रहते अगर लड़की के पाँव में बेड़ियां बांध दी जाए तो अपनी सीमा पार नहीं करती। आज उसे ज्यादा उत्साहित किया तो जो विवाह के पहले बंधन नहीं जानती, वो विवाह के बाद पर पुरुष से संबंध बनाती है। एक को तो तुम भी जानती हो अच्छे से, है ना? तुम मेरा पति अपने साथ लेकर चली गई क्योंकि तुम्हारे पति को तुम्हें संभालना नहीं आया, क्योंकि उसने तुम्हें स्वतंत्रता दी। आज अगर वही स्वतंत्रता तुम्हारी बेटी को दी जाएगी, उसके पर अगर नहीं काटे जाएंगे तो कल को वो भी तुम्हारी भांति उड़ेगी। इसलिए उसका विवाह ऐसे पुरुष से होना आवश्यक है जो उसके पिता के भांति ही शक्तिशाली हो। पिता अपनी बेटी को उस घर में भेजता है जहाँ पर उसका भविष्य वर्तमान सुरक्षित रहे। जिस मलय केतु ने पूरे मगध की रक्षा की, उससे संबंध तोड़ना ठीक नहीं होगा। इससे अच्छा है जाकर नंदिनी को समझाओ कि वो शर्त मान ले। आज के बाद यदि मेरी पुत्री के विषय में कुछ भी कहो तो काट कर रख दूंगा तुझे। काटने में तो तुम्हें महारत हासिल है, परंतु मैं जो कह रही हूँ क्या वो अनुचित है? एक बात बताओ ना, फिर तुम जैसा व्यवहार अपनी बेटी के साथ करते हो, क्या दुनिया की सभी स्त्रियों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हो? नहीं ना। बहुत सपने पाले अपनी बेटी के लिए, पर क्या हुआ? उसे दूसरे के घर तो जाना ही है ना। उसे वहां जाना है जहाँ उसका नहीं, उसके पति के शासन, उसके नियम चलते हैं। तुम अपनी बेटी के लिए एक दृढ़ और शक्तिशाली युवक चाहते थे ना, तुम्हारे जैसा। इसलिए एक बेटी का पिता बनकर मत सोचो, उसके होने वाले पति की भांति सोचो। कौन पति चाहेगा कि उसकी पत्नी उससे अधिक शिक्षित हो, उससे अच्छे शस्त्र चलाना जानती हो? तुम सह पाते? नहीं ना, क्योंकि तुम जैसा पुरुष उसके लिए चाहते हो, वैसा पुरुष ना किसी स्त्री के दबाव में रह सकता, ना ही उसकी मनमानी सह सकता। ठीक कहा तुमने, लेकिन मैं किस मुंह से अपनी पुत्री को मना करूं? ना मैं राजा पर्वतक की शर्त को अस्वीकार कर सकता हूं, ना मैं अपनी पुत्री से उसके अधिकार छीन सकता हूं। मैं करूं तो क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा ना नापित। एक अच्छा वर बहुत कठिनाइयों से मिलता है। यदि तुमने राजा पर्वतक की ये शर्त पूरी नहीं की तो निस्संदेह ये संबंध समाप्त कर देंगे, और बनने के बाद संबंध टूटे तो लड़की के लिए अगला संबंध ढूंढना कठिन हो जाता है। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं ऐसे वर को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। हमें राजा पर्वतक की शर्त स्वीकार करनी होगी। ऐसा कैसे कर सकते आप? ये समझ के भले के लिए कर रहा हूँ। एक काम करो, तुम जाओ उसे ऐसा बताओ, उसे कहो कि आज उसकी शिक्षा और उसका युद्ध कला का प्रदर्शन बंद होने जा रहा है। तुम जाओ बता दो उसे। मुझ में साहस नहीं कि मैं अपनी पुत्री को ऐसा बता सकूं। ये कार्य तुम्हें करना पड़ेगा अवंतिका। नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं है माँ, क्योंकि ये अनुचित है, और अनुचित का विरोध करना मुझे स्वयं पिता महाराज ने सिखाया है। पिता महाराज भी ऐसी शर्त के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, इसीलिए तो वो स्वयं नहीं है ये सब कहने के लिए। क्या पिता महाराज लगा रखा है? समझ में नहीं आता। एक दिन तुम्हारे पिता के प्रति अंधा प्रेम तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। समझती क्यों नहीं हो नंदिनी? और आप क्यों नहीं समझती कि मैं पिता महाराज के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहती? मैं स्वयं उनसे बात करने जा रही हूँ। नंदिनी सुनो, तुम्हारे पिता के पास इतना साहस नहीं कि तुम्हारे सामने खड़े होकर ये सत्य को स्वीकार कर सके, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। वो तो इस शर्त के सामने झुक चुके और वो चाहते हैं कि तुम भी इसे स्वीकार करो, क्योंकि वो किसी भी हालत में ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। आखिरकार हमने तुम्हें खोज लिया। मगध की सेना से बचकर जाते भी तो कहा है ब्राह्मण चाणक्य और तुम्हारा साथ देने वाली सेना? तू ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा। ये नंद के सिपाही थे और मैंने इन्हें मार दिया। वो जितनों को भेजेगा मैं उन सबको मार डालूंगा। कब तक मारोगे? कितनों को मारोगे? तुम्हें अनुमान भी है कि मगध की सेना कितनी विशाल है, और अब तो पर्वतक जैसे कई राजा उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ जुड़ गए हैं। किस किस से लड़ते फिरोगे तुम? अपनी बुद्धि का प्रयोग करो चंद्र। ये समय अपनी शक्ति व्यर्थ करने का नहीं, छुपकर सही समय आने की प्रतीक्षा करने का है। हमें अपना स्थान और भेष दोनों बदलने होंगे।